Hello friends, this is Akshay. In this video, we are going to understand one of the most important topic in Indian polity, that is fundamental rights. So let's get started. अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उसके लिए ये फंडामेंटल राइट्स बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इंडियन पॉलिटी का। बेसिकली होता क्या है, पहले हमें समझना होगा कि भैया फंडामेंटल राइट्स में और राइट्स में का डिफरेंस क्या होता है। देखिए, पहले हम समझते हैं बेसिकली जो राइट्स था इसकी डिमांड किसने की थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की थी। ये बिल ऑफ राइट और फंडामेंटल राइट्स सेम चीज़ है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका में इनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। These rights are so important that constitutions itself ensure that they cannot be violated by government and especially protected। मतलब ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स है, ये इनको हमारे संविधान ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट इनको ऐसा सप्रेस करती है, इनको ऐसा वायलेट करती है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इनको अधिकार देता है। हमारे जुडिशरी के पास पावर है कि इनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और these are protected and guaranteed by constitutions of country, they cannot be changed, they may only be changed by amending the constitutions। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं, इनको हम हर कोई चेंज नहीं कर सकता और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट्स ऐसे होते हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं और ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, ये जस्टिफेबल नहीं होते हैं। जबकि फंडामेंटल राइट्स हमारे इन्फोर्सेबल होते हैं, जस्टिफेबल होते हैं। हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको ये सब प्रोटेक्ट करें उन्हें, ठीक है। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमारी इंडिया में पार्ट 3 में इसको मेंशन किया गया है। बिटवीन 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक हमने ये प्रोविज़न अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ठीक है। फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में 1978 से पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, right to freedom of religion, cultural and education rights, right to property and right to constitutional remedies। लेकिन 1978 के बाद जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था इसको एज अ रिमूव कर दिया गया था। इसको रिमूव किया था 1978 में अंडर द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। अब जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में मेंशन हुआ करता था, जिसको हमने शिफ्ट कर दिया आर्टिकल 300A में। अब इसको हमने एज अ लीगल राइट्स बना दिया है, यानी हमने इसको एज अ फंडामेंटल राइट से एज अ सिंपल राइट्स बना दिया है। मतलब अभी ऐसा राइट होगा ये जो कि ना तो इन्फोर्सिबल होगा, ना कि ये जस्टिफेबल होगा, ठीक है। तो इसकी क्या फ़िलोसफी थी, इसकी क्या हिस्ट्री थी, हमने इसको क्यों उठाया था, वो थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली हुआ क्या था, 1974 के आसपास जो केरला गवर्नमेंट थी ना, केरला गवर्नमेंट अपने स्टेट में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, लेकिन उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर एक ज़मीन आया करती थी। वो ज़मीन थी केशवानंद भारती की। तो केशवानंद भारती एक स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे, वो एक एज आ आश्रम चलाया करते थे। तो वो केरला गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट चलाया था, तो वो आश्रम उस प्रोजेक्ट के अंडर आया करता था। तो उस गवर्नमेंट ने कहा कि आप भैया इस आश्रम को शिफ्ट कीजिए, हम आपको इसका कंपनसेशन देते हैं। लेकिन भैया उस समय जो केशवानंद भारती थे उन्हें मना कर दिया, नहीं मेरे पास तो भैया फंडामेंटल राइट्स है, मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी एक अधिकार है, मुझे नहीं चाहिए कंपनसेशन, मैं इस प्रोजेक्ट को डिनाई करता हूँ। तो फिर गवर्नमेंट ने से कहा, अरे भैया ये कैसा है यार, इससे हमारे प्रोजेक्ट में हमारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये तो बहुत बेकार फंडामेंटल राइट्स है। फिर बाद में जो गवर्नमेंट थी वो हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट में फेवर दिया गवर्नमेंट को। फिर जो केशवानंद भारती थे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट गए थे। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि हाँ वास्तव में ये राइट टू प्रॉपर्टी सही है। फिर बाद में ऐसे ये लोगों ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स बड़ा डिस्टर्ब है, ये किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी नेशन के विकास में बहुत बेकार है फंडामेंटल राइट्स। फिर बाद में 1978 में अंडर द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसको फाइनली हटा दिया हमारे संविधान से, क्योंकि ये किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में और इन्हेंसमेंट में डिस्टर्ब करता था ये। तो अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको हटा दिया। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है, कभी भी एग्जामिनेशन में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। अब पहला हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी को हमने मेंशन किया है आर्टिकल 14 से 18 तक। अब आप सोच रहे हो कि भैया आपने तो कहा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे 12 से लेकर 35 तक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स था हमारा 12, ये 13, ये कहाँ है, इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे।
पहले हम समझते हैं भैया राइट टू इक्वलिटी क्या है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी में हमारे 1 2 3 4 5 आर्टिकल्स आते हैं। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, उसमें से हम एक को डिस्कस करने वाले हैं, राइट टू इक्वलिटी, जिसके अंदर हमारे 5 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स आपको याद करना है, आर्टिकल्स ही नहीं पढ़े आपने तो उससे क्या ही पढ़ा, ये आर्टिकल्स ही आते एग्जामिनेशंस में। पहला है हमारा आर्टिकल 14, इसका मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब चीज़ इक्वल रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर किसी अंबानी के बेटे ने किसी का मर्डर कर दिया है और किसी गरीब के आदमी ने मर्डर कर दिया है, तो दोनों ही व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल हैं, किसी को भी पनिशमेंट नहीं जाएगी, सब इक्वल हैं, ठीक है। अब सेकंड इसमें एक और दे रहे हैं, इसका मतलब होता है इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। इसका मतलब ये कह रहे हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक अमीर व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है। अब अमीर व्यक्ति के पास फाइन लगा हुआ है 1 लाख रुपए का, अब गरीब व्यक्ति फाइन लगा हुआ है 1 लाख रुपए का। तो अमीर के लिए तो बहुत ईजी है 1 लाख फाइन को देना, लेकिन गरीब के लिए ईजी नहीं है ना। तो कहा गया है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आपको उसको इक्वल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, मतलब आपको दोनों को इक्वली देना पड़ेगा, ठीक है, जब भी हम कहेंगे इक्वलिटी है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 15, इसका मतलब होता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब जो भी अगर कोई भेदभाव करता है एज अ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का अलग रिलीजन है, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो हमारे संविधान के लिए अगेंस्ट है वो। आपका कलर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप दलित हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जन्म कहाँ हुआ है, जैसे आपने देखा होगा जो हमारी नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स के लोग आते हैं, अगर वो दिल्ली में घूमने आए तो इनको ऐसा अलग वेव से दिखाया जाता है, तो आपको उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, वो भी हमारे इंडिया का पार्ट है, ठीक है। इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल, वेल, टैंक, इन सभी जगह में इक्वल एक्सेस होगा, हर व्यक्ति जा सकता है। तो आर्टिकल 15 ऐसा कहता है। आर्टिकल 15 कहता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है वो समझते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब सभी को हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे किसी भी फील्ड में। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर फॉर इम्प्रूविंग द वुमेन एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब गवर्नमेंट इन सभी व्यक्ति को राइट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देगी, चाहे वो एसटी कैटेगरी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, हम सबको इक्वलिटी देगी, ठीक है। और जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट ने 103 अमेंडमेंट पे एक नया प्रोविजन इंप्लीमेंट किया था, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको भी रिजर्वेशन देना चालू कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आर्टिकल 17 क्या कहता है हम समझते हैं, मतलब एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल्स आपको याद रखनी है, मतलब अगर हमारी इंडिया में कोई अनटचेबिलिटी करता है, छुआछूत करता है, तो वो एंड है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन करता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब जैसे कि मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है, वो अपने नाम के सामने कोई टाइटल नहीं ला सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में अभी भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो वहाँ के जो राजा हैं अपने आगे महाराजा लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे ग्वालियर में एक महाराजा है, महाराजा ज्योतिराज सिंधिया है, तो वो ज्योतिराज सिंधिया हैं, वो अपने नाम के सामने महाराजा नहीं लगा सकते हैं जी। आर्टिकल 18 का वॉल्यूशन हो सकता है। तो आर्टिकल 18 ये कहता है हमारे इंडिया में कोई व्यक्ति टाइटल यूज़ नहीं कर सकता, मतलब वो महाराजा लिख सकते हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में वो महाराजा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये 2 जगह ये नहीं यूज़ होता, जैसा कि मिलिट्री में और अकेडमी में। मिलिट्री में जैसे कि मान लीजिए परमवीर चक्र अब्दुल अहमीद, तो हम परमवीर चक्र कह सकते हैं उनसे, क्योंकि मिलिट्री में पॉसिबल है। अकेडमी में जैसे कि मान लीजिए आपको कोई अवार्ड दिया गया है, भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्मश्री, जैसे कि भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो हम ऐसा टाइटल यूज़ कर सकते हैं। कोई इनके अलावा टाइटल आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस किया था हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसमें से हमने डिस्कस किया था राइट टू इक्वलिटी के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम समझेंगे राइट टू फ्रीडम, इसको समझेंगे पूरा, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस क्या होता है, इसको समझेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है, ये समझेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स क्या होता है, ये समझेंगे। और हमारी रिट्स क्या होती हैं, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है वो हमारे भैया फंडामेंटल राइट्स को ऐसा प्रोटेक्ट करेगी, तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ठीक।
नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे हम भैया हमारा राइट टू फ्रीडम क्या होता है, एक्सप्लोटेशंस क्या होता है, और भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं।